अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़मीर है और वैसे तो मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, मगर मैं यहाँ यूके में रहता हूँ। अब सीन ये है कि मैंने यहाँ शादी भी कर ली है एक गोरी से जिसका नाम जिमी है और मैं अब यहीं पर रहता हूँ। अच्छा, यहाँ की लाइफ पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट है। यहाँ हमें ये टेंशन नहीं होती कि कुछ सेविंग वगैरह पास रखें और बुरा वक्त पड़े तो काम आए, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है यहाँ हमें इलाज का कोई मसला नहीं है और बच्चों की स्टडी का भी कोई मसला नहीं है। यहाँ बस जो हमने कमाना है वो अपने पर ही लगाना है। जहाँ मैं काम करता हूँ यहाँ मुझे वीकली सैलरी मिलती है और हम निकल जाते हैं जंगलों में कैंपिंग करने, फिशिंग करने। जहाँ हम रहते हैं वहां से तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव पर एक बहुत बड़ा घना जंगल है, जहाँ बहुत अंदर जाके एक बहुत खूबसूरत झील है जिसके किनारे हम कैंपिंग किया करते थे और फिशिंग भी किया करते थे। वहीं लाइव कुकिंग करते थे और बहुत इंजॉय करते थे। अच्छा, हमारी कैंपिंग भी पूरी मेरी 4x4 की गाड़ी में हुआ करती थी। गाड़ी कुछ इस तरह थी कि गाड़ी की बैक साइड का जो हिस्सा था उसमें जगह जगह शेल्फ बने हुए थे जिसमें हमने अपनी कुछ चीजें वगैरह रखी हुई थी और गाड़ी को मैं एक कैंप के अंदर ही उसकी बैक साइड इन कर दिया करता था। वो गाड़ी भी हमारे कैंप का हिस्सा थी। शायद मैं आपको यहाँ पर समझा ना पाऊं। बहरहाल एक दफा हम हस्बे मामूल उस जंगल में गए। यहाँ बताता चलूं, मेरा एक बेटा और एक बेटी। बेटी तकरीबन 2 साल की है, बेटा 4 साल का, और मेरी वाइफ जिमी। हम सब मिलकर वीकेंड पे निकल गए उसी जगह कैंप के लिए। सफर करने के बाद हम लोग उस अपनी कैंपिंग वाली जगह पर पहुंचे जो एक झील का किनारा था। वहां हमने कैंप सेट किया। हम तकरीबन शाम से पहले ही वहां पहुंच गए थे। वहां उस दिन और कोई भी नहीं आया हुआ था। अमूमन काफी लोग वहां पर आते थे और रात को कैंपिंग करते थे, मगर उस दिन कोई भी नहीं आया हुआ था। मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि ना कभी हमें वहां पर कोई डर फील हुआ था। खैर हल्की हल्की शाम होने लगी। मैं कैंप सेट करके झील की तरफ चला गया और उसके बाद मैं फिशिंग करने लगा। मेरे बच्चे पीछे कैंप के बाहर खेल रहे थे और मेरी वाइफ भी साथ ही थी। मुझे अपने बच्चों की खेलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और वो जगह ऐसी थी, उस खामोश जगह में उनकी आवाज़ गूंज रही थी। खैर उस जगह का नक्शा समझाता चलूं, बीच में झील है एक छोटी सी और चारों तरफ उसके जंगल है और उसी के किनारे, उस झील के किनारे हमारा कैंप लगा हुआ। मैंने कुछ फिश पकड़ी और फिर हमने डिनर बनाया और इतने में रात पड़ गई। अब अंधेरा होने लगा। क्योंकि वो एक जंगल था तो अंधेरा जरा जल्दी होने लगा। मैंने कैंप में बिस्तर करके अपने बच्चों को लिटा दिया। मेरी वाइफ भी साथ लेटी थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा था और फिर मैं मोबाइल में बिजी हो गया, स्क्रॉलिंग कर रहा था। और फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने बहुत पहले घर में इस जगह के बारे में नेट पर सर्च की थी कि आगे यहाँ पर इसके करीब करीब और कौन से पॉइंट है जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते थे। मैंने पढ़ा था कि यहाँ कुछ दूर एक घर है जो कई 100 साल पुराना और वो बहुत यूनिक है, जो गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया हुआ और वो इस जंगल के बीचों बीच है और उसकी मेंटेनेंस, उसका ख्याल गवर्नमेंट खुद रखती है। लेकिन कहा जाता है कि वहां पर अब पाबंदी लग चुकी है। वहां सियाह भी जाते थे मगर अब वहां जाने पर पाबंदी है। कहा जाता है वो जगह हॉन्टेड है, अब वहां कोई नहीं जाता है क्योंकि वहां पे कुछ अजीब वाकयात हो चुके हैं। वहां के सिक्योरिटी गार्ड जो ड्यूटी पर तैनात होते थे उनके साथ कई तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो चुकी हैं। जैसा कि एक बार सिक्योरिटी गार्ड वहां ड्यूटी पर था, उसके पास जो वॉकी टॉकी थी उससे उसकी खैरियत ली जाती थी। मामूल के मुताबिक वो ड्यूटी पे था। जब उसकी खैरियत तलब की गई तो उसकी वॉकी से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। जब उस जगह पर जाकर देखा गया तो सिक्योरिटी गार्ड ऐसी हालत में मिला जो बोल नहीं रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी जैसे हैरत से आंखें फटी भी होती, और वो गार्ड बेहोश भी नहीं था, मगर उसकी हालत ऐसी थी, ना वो जिंदा में था और ना ही मुर्दा में, अधमरी हालत में था। लेकिन वो खामोश हो गया और उसकी हालत से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत बुरी तरह डर चुका था। कहा जाता है कि उसने वहां कुछ देख लिया था और जिस वजह से ये इस कंडीशन में चला गया। उसके बाद वो कुछ टाइम जिंदा रहा और फिर उसकी मौत हो गई। अच्छा, ये सब मैं पढ़ चुका था मगर मुझे बजाय डर के उस जगह के बारे में तजस्सुस हो गया था कि मुझे भी वो जगह देखनी चाहिए। कहा जाता है कि रात के वक्त ही अगर कोई उस जंगल में उस हॉन्टेड हाउस पे जाता है तो उसे वहां उसकी विंडोज में कोई खड़ा हुआ नजर आता। अब मैं दिल ही दिल में इरादा कर चुका था, मुझे यहाँ जाना है और जाना भी अभी है।
रात में कि मैं जाके देख सकूं, क्योंकि तजस्सुस इतना बढ़ चुका था। खैर, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ सो चुके थे। मैंने अपनी कैंप की जिप ओपन करके बाहर का जायजा लिया कि देखूं तो कि इतनी रात में मैं वहां जा सकूंगा या नहीं। बाहर का मंजर बहुत खौफनाक था। बाहर आसमान में तारे चमक रहे थे और जंगल के टॉप का हिस्सा जो कि चांद की रोशनी में दिखाई दे रहा था। उसके अलावा जंगल के सामने वाला हिस्सा जेट ब्लैक था जो कि तनों की साइड का था। वहां टिड्डों की आवाजें और भी जंगल के अभ्यास को पुरस्कार बना रही थी। मैंने अपने आप को उस जंगल में ढाल के देखा। अब चूंकि मैं पूरा इरादा कर चुका था और मैंने प्लान बनाया, मेरे पास वॉकी टॉकी का सेट था। मैंने गाड़ी के कैबिनेट बड़े आराम से खोला, जहां टूल्स टाइप की कुछ चीजें पड़ी थी जो कैंप में हमारे काम आती थी। मैंने वहां से वॉकी टॉकी निकाली। वॉकी टॉकी कैंपिंग के सामान के साथ ही मैंने बाय की थी। अक्सर जंगलों में इन एरियाज में फ़ोन के सिग्नल काम नहीं करते, तो आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए होती है। तो मैंने दोनों की बैटरीज लगाई, तो किस्मत से बैटरीज भी फुल थी। उसके बाद मैंने एक टॉर्च निकाली और मेरा प्लान था कि मैं वॉकी टॉकी लगा कर चला जाता हूँ, ताकि मेरे बच्चे सो रहे हैं और यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो तो मैं उनकी खबर रख सकूँ और ये परेशान ना हो जाए और मुझे इनकी आवाज़ सुनाई देती रहे। अच्छा, यहाँ मैंने एक गलती ये कर दी थी कि मैंने उस वॉकी टॉकी के बटनों को प्रेस करके उस पर टेप चिपका दी थी। उससे सिर्फ उस वॉकी टॉकी में आने वाली आवाज़ ही सुनाई दे सकती थी। अगर मैं अपनी वॉकी टॉकी से कुछ बोलूँगा वो मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे क्योंकि बटन प्रेस है। मैंने खामोशी से वॉकी टॉकी उनके पास रखी और आहिस्ता से कैंप की जिप खोल के मैंने वापस बंद कर दी। मैंने एक काम और किया था। मैंने झील से उस विंटेज हाउस का मैप अपने फ़ोन में डाउनलोड किया हुआ था, क्योंकि फ़ोन में तो सिग्नल नहीं थे, मगर ये मैप फॉलो करने में ये मेरे काम आने वाला था। मैंने वॉकी टॉकी को अपने चेस्ट के पास शर्ट में फंसा लिया था और उसका वॉल्यूम कम कर दिया था कि जंगल में ज़्यादा शोर ना पैदा हो सके। उसमें सिर्फ एक स्टैटिक की साउंड सुनाई दे रही थी जो कि कोई आगे से बोल नहीं रहा था इसीलिए, और वो दूसरा वाला बटन प्रेस था जो मैं अपने कैंप में लगा के आया था और वहाँ कोई बोल नहीं रहा था। मैप को फॉलो करने लगा और उस रास्ते पर चलने लगा। मेरी टॉर्च में मल्टीपल ऑप्शन थे। उसमें लाइट को आप बहुत ज़्यादा फैला भी सकते थे या फिर बहुत बारीक और हैवी रेंज भी वो मुझे दे सकती थी, जिससे वो दूर तक मुझे दिखा सकती थी। मैंने उसका दरमियान में ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और चलने लगा। मैंने फ़ोन भी हाथ में पकड़ा हुआ था। अब कुछ ही देर में मैं उस जंगल में दाखिल होता हूँ। यहाँ बताता चलूँ, जिन्होंने ऐसी जगहों पर रात गुजारी होगी वो जानते होंगे कि वहाँ खामोशी का क्या लेवल होता है और आपको अपने चलने की आवाज़ भी इतनी साफ सुनाई दे रही होती है। और अगर आप खामोश होकर एक जगह खड़े हो जाएं तो आप अपने दिल की धड़कन भी महसूस कर सकते हैं। तो खैर, मैं उस मैप को फॉलो करते हुए चलने लगा। मैं श्योर नहीं था कि मैप मुझे सही से लेके जा रहा है या नहीं। अब चूंकि जगह भी कोई दूर नहीं थी तो मैंने यही सोचा हुआ था, अगर मुझे जगह ना मिली तो वापस ही आ जाऊंगा, मैं कहीं घूमूंगा नहीं। खैर, बहुत ज़्यादा चलने के बाद मैं अब महसूस करता हूँ कि दरख्तों की तादाद कम होती जा रही है और फिर अचानक से मैं देखता हूँ कि दूर मुझे एक घर के मीनार दिखाई देते हैं जो कि एक हवेली नुमा घर था। मुझे वो विजिबल नहीं थे, मुझे अभी और चलना था। उसकी पुरस्कारियत मुझे दूर से ही महसूस हो गई। अब मुझे बहुत ज़्यादा चलने के बाद मुझे अब वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। उसके चारों तरफ जंगल था, बस सिर्फ वही जगह जहाँ पे वो घर बना हुआ था वहाँ जंगल नहीं था। मैंने टॉर्च की लाइट को हल्का कर दिया और मैं उसके करीब जाने लगा। वो एक बहुत बड़ा घर था। मेन गेट से भी बहुत ज़्यादा अंदर जाके वो घर था। वो तारीकी में डूबा हुआ था और मैं क्या बताऊं, उस घर को देख के कितना खौफ आ रहा था। कितने 100 साल पुरानी वो हवेली, और उसके चारों तरफ गवर्नमेंट ने फेंस लगाई हुई थी और बोर्ड लगाए हुए थे, डू नॉट एंटर इनसाइड। मैंने सुना था यहाँ गार्ड भी होते हैं उसकी रखवाली के लिए, मगर यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने आवाजें देना शुरू कर दी, मगर मुझे वहाँ कोई जवाब नहीं आया, ना ही कोई आया मेरे पास। मैंने पूरा इरादा कर लिया था अंदर जाने का कि आज मैं एक न्यू जगह एक्सप्लोर करूंगा। मैंने फेंस के ऊपर एक दरख्त से कुछ टहनियाँ तोड़कर डाली ताकि वो मुझे काट ना सके या मुझे जख्मी ना कर दे।
उसका सहारा लेकर मैं फेंस क्रॉस करने में कामयाब हो गया और फिर मैं अंदर उस घर की तरफ जाने लगा। मैंने टॉर्च का रुख उसी जगह की तरफ रखा हुआ था और ध्यान भी उसी घर की तरफ था, लेकिन मुझे चलते चलते ऐसा महसूस हुआ जैसे फूप करके कोई मेरे पास से गुजरा। उफ, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने चारों तरफ टॉर्च मारी मगर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैं रुका और मैंने सोचा कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि कुछ है यहाँ। जब भी गवर्नमेंट ने यहाँ ऑफिशियली बोर्ड लगाए हुए और बाकायदा अनाउंस किया हुआ था कि यहाँ अंदर जाना मना है, मगर मुझ पर धुन सवार थी कि मैंने आज इस जगह को एक्सप्लोर करना है और कुछ पिक्चर्स वीडियोस बनाकर ले जाऊंगा और अपने फ्रेंड्स को भेजूंगा कि मैं यहाँ अकेला गया था। वो घर बहुत खामोश था, पता नहीं कितने 100 सालों से बंद था। अब जैसे ही मैं थोड़ा करीब पहुंचा, मुझे फिर से ऐसे महसूस हुआ कि यहाँ मेरे पास से कोई गुजरा। मैंने फिर से लाइट मारी, वहाँ कोई नहीं था। इतने में मुझे अंदर से बहुत हल्की सी आवाज आने लगी, जैसे कोई औरत है अंदर और बातें कर रही है। जैसे अगर खाली हॉल में कोई बोले तो इको पैदा होता है, वैसे ही अंदर से मुझे उस औरत की बातें करने से वो आवाज सुनाई दे रही थी। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और दीवार के पास कान लगाकर सुनने लगा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रही है, मगर एक हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो मेरी वाइफ की आवाज थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि मेरी वाइफ यहाँ कैसे। यार अक्सर ऐसा होता है ना कि यकीन ना करने वाली बात पे भी फिर भी दिमाग किसी हिस्से में सोचता है कि शायद ऐसा हुआ हो। वाइफ की आवाज सुनी हो तो मैं गेट की तरफ गया जहां से अंदर एंटर हो सकते थे। मैंने डोर ओपन किया तो बहुत मुश्किल से वो डोर ओपन हुआ और फिर उससे वही एक खौफनाक सी आवाज निकली, जैसे कि अक्सर अपने हॉरर मूवीज में सुनी होगी। बिल्कुल वैसी ही आवाज उस दरवाजे को ओपन करने की थी। यार दरवाजा बड़ी जद्दोजहद से ओपन हुआ था, वो जैसे बहुत टाइम से बंद था। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ कुछ सोफे वगैरह पड़े थे, मगर वहां कोई नहीं था। याद रहे ये सब मैं टॉर्च की रोशनी में देख रहा था। अब वो आवाज भी बंद हो गई थी जो मेरी वाइफ की थी। मैं हॉल में इधर उधर टॉर्च मार रहा था और मैंने इसी दौरान सुना कि कोई तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा है। मैंने फौरन लाइट मारी तो मुझे मेरी वाइफ की झलक नजर आई, जो कि सीढ़ियों के लास्ट में ऊपर पहुंच चुकी थी। मैं बस उसकी एक झलक देख पाया था, जो उसके जाते जाते उस पर लाइट पड़ी थी। उसमें दिखा कि उसके कपड़े भी वही थे जो कि स्लीपिंग ड्रेस वो कैंपिंग में पहन कर सोई हुई थी। मैं बुरी तरह डर गया। मेरी वाइफ यहाँ क्या कर रही है? क्या कोई मेरी वाइफ के रूप में मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहा, या फिर वाकई मेरी वाइफ है? इतने में मुझे ऊपर अपने दोनों बच्चों की आवाज सुनाई दी, जैसे वो खेल रहे हैं। मैं फौरन से ऊपर अपनी वाइफ के पीछे जाने लगा। जब मैं सीढ़ियां ऊपर चढ़कर ऊपर जाता हूँ तो एक बहुत लंबी गैलरी थी जहां देखता हूँ मेरी वाइफ गायब थी और मुझे उस गैलरी में दूर एक रूम के डोर बंद होने की आवाज आई। तो मैं उसी तरफ जाता हूँ और जब मैं उस रूम के करीब पहुंचता हूँ जहां मुझे अब भी अपने बच्चों की आवाज आ रही थी, तो मैं अपनी वाइफ को आवाज देता हूँ, मगर मुझे कोई जवाब नहीं आता और अंदर खामोशी हो जाती है। मैं एकदम से दरवाजा खोलता हूँ तो अंदर कोई नहीं होता। मुझे अब किसी और रूम से अपनी वाइफ की आवाज आ रही होती है और अब मुझे लगता है कि मेरे बच्चे बाहर गैलरी में खेल रहे हैं। अब सीन ये था कि मैं अंदर उस रूम में खड़ा था, डोर ओपन था और गैलरी का कुछ हिस्सा मुझे सामने नजर आ रहा था। मैं देखता हूं कि मेरा बेटा भागता हुआ सामने से गुजरा, लेकिन अब मैं अपनी फैमिली से डरने लगा। मैं समझ चुका था कि यहाँ कोई एंटिटी है जो मेरी फैमिली के रूप में मुझे डरा रही है, मुझे उलझा रही है। मैंने कहा कि बस अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अब मैं वापस नीचे की तरफ आने लगा तो देखा उस हॉल में मेरी वाइफ खड़ी है और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही है और खामोश खड़ी है। उसने दोनों हाथ मेरी तरफ किए हुए हैं जैसे वो मुझे हक के लिए बुला रही है, लेकिन मैं उसे इग्नोर करके बाहर की तरफ बढ़ने लगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सुनने वालों को हैरत में डाल देगा। हुआ कुछ यूं कि याद रहे मेरे पास एक वॉकी टॉकी है, जो मैंने स्टोरी के शुरू में बताया था कि एक वॉकी टॉकी में बटन प्रेस करके अपने कैंप में लगा कर आया था। मेरी फैमिली को नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था और मैं उनकी आवाजें सुन सकता था और एक वॉकी टॉकी मेरे पास थी। अब मुझे उसमें से एक आवाज आई है
जैसे किसी ने कैंप की जिप खोली है। वो जिप खुलने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई देती है, फिर जैसे किसी ने मेरी वाइफ को आहिस्ता से आवाज़ दी और उसे जगा रहा। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी, वो आवाज़ मेरी थी, किसी और की नहीं थी। मैं गलती कर आया था, वहाँ का बटन प्रेस करके आया था, उसमें सिर्फ मैं ही उनको सुन सकता था। मैं यहाँ से चीख रहा था, बोल रहा था, ये मैं नहीं हूँ, कोई और है, मेरे रूप में तुम्हारे साथ है। मैंने वहां से दौड़ लगा दी। वो शख्स मुसलसल मेरी वाइफ से रोमांटिक बातें कर रहा था और उसे कैंप से बाहर ले जाने की बात कर रहा था। मैं बेबस था, मैं भाग रहा था। मैं उस हवेली से बाहर निकल आया था। उसे भागते भागते मेरी नज़र वापस पीछे उस हवेली की विंडो पर पड़ी तो मेरी वाइफ उस विंडो में खड़ी थी, मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। ओह मेरे खुदा, ये क्या घन चक्कर था। यहाँ वॉकी टॉकी पर उस शख्स की आवाज़ आ रही थी, मेरी वाइफ की भी आवाज़ आ रही थी। दोनों हल्की आवाज़ में बातें कर रहे थे और वो मेरी वाइफ को एक नई जगह दिखाने के लिए ले जाना चाहता था। बस मैं बहुत तेज़ी से भाग रहा था और अपने कैंप की तरफ ही मेरा रुख था। तभी मेरी वाइफ उसके साथ बाहर निकल गई। अफसोस ये था कि उसे पता नहीं था वहाँ एक वॉकी टॉकी और मैं उसे सुन सकता था। उसके साथ क्या हो रहा है उसे कुछ मालूम नहीं। खैर मैं बहुत तेज दौड़ने लग गया। मैं कुछ ही टाइम में वापस अपने कैंप के पास पहुंच गया और अंदर गया तो मेरे बच्चे सोए हुए थे, मेरी वाइफ गायब थी। मैंने अपने बड़े बेटे को उठाया और कहा, तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, ये वॉकी टॉकी पकड़ो और यहाँ से बाहर नहीं निकलना। ये वॉकी टॉकी लो और कोई मसला हो तो मुझे कॉल करना। अब दूसरी वॉकी मैंने अपने हाथ में रखी और उसका बटन फ्री करके मैंने अपने बेटे को दे दी और उसके बाद मैं वापस बाहर निकला और जंगल की तरफ फिर से रवाना हो गया अपनी वाइफ को ढूंढने में। मैंने पैरों के निशान देखे, मुझे कुछ ही कदमों के निशान नजर आए, जिससे बस मुझे इतना आइडिया हो गया था कि वो कहाँ गए। उस पैरों के निशान को फॉलो करते हुए उस घने जंगल में पहुंचा तो देखा मेरी वाइफ चलती हुई जा रही है और उसने हाथ जैसे किसी के कांधे पर रखा हुआ, मगर वो जो भी था मुझे नजर नहीं आ रहा था, मेरी वाइफ को नजर आ रहा था। मैंने दूर से ही अपनी वाइफ को आवाज दी तो मेरी वाइफ ने पीछे मुड़कर देखा और पास खड़े उस शख्स को भी देखा जो उसे नजर आ रही थी। वो बहुत डर गई, इतना कि वो वहीं पे बेहोश हो गई और फिर मैं भागता हुआ वाइफ के पास पहुंचा और उसे उठा लिया और इतने में वॉकी टॉकी पर मुझे मेरे बेटे की कॉल आती है, पापा यहाँ कोई है, कैंप के आस पास घूम रहा है, कैंप के ऊपर इसका शैडो दिखाई दे रहा है। मैंने वाइफ को उठाया हुआ था, उसे भी लेकर दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मैं वापस कैंप में पहुंचा, वहां कोई नहीं था। मेरे बच्चे जागे हुए थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। मैंने अपने बच्चों को गले लगाया और वाइफ को होश में लाने की कोशिश की। वाइफ कुछ ही देर में होश में आ गई तो मैंने सामान जल्द से जल्द पैक करना शुरू कर दिया और वहां से गाड़ी निकाली। वाइफ का कुछ नहीं पूछना, सब सुकून से बताऊंगा। फिर हम लोग रात में ही वहां से निकले और कैसे तैसे हम घर पहुंच गए। खैर ये मेरी लाइफ की बहुत गलती थी, मैंने अपनी पूरी फैमिली को रिस्क में डाला था। लेकिन स्टोरी आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि मेरी कहानी से सुनने वाले सबक हासिल करें। कभी भी जब आप अपनी फैमिली के साथ हों, ऐसे सुपर हीरो बनने की कोशिश ना करें। उस हॉन्टेड हाउस की क्या हिस्ट्री थी वो आज तक कभी भी कहीं डिस्क्लोज नहीं हो सकी। मैं ये वाकया किसी को सुना भी नहीं सका क्योंकि वहां गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी थी। तो ये मेरी स्टोरी थी, उम्मीद करता हूँ आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। दोस्तों यहाँ कहना चाहूँगा कि मैंने एक और चैनल बनाया जिसपे मैं कुछ रियल घोस्ट वीडियोस जिनकी सीसीटीवी फुटेज जो कैमरास में रिकॉर्ड हो चुकी होती है उन पर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाई हैं। उसमें मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया। अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो चैनल जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हौसला अफजाई के लिए मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा जो आप उसी चैनल पर उसी वीडियोस के नीचे देंगे। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरी उम्र 20 साल है और मेरा ताल्लुक कराची से। पिछले साल की सर्दियों की छुट्टियों में मैं अपने गांव सवात चला गया अपनी बड़ी बहन के घर छुट्टियां गुजारने के लिए। जो लोग सवात में रहते हैं
इन्हें मालूम होगा कि सवात के लोग बहुत जल्द सो जाते हैं, 10 बजे, और सर्दियों में तो और भी जल्दी। मैं और मेरा भांजा, मेरी बड़ी बहन का बेटा, हमेशा हर रात बाहर जाते थे। वहां एक दरिया था, उसके बहुत नीचे एक नदी होती थी और आसपास बहुत सारी पहाड़ियां थी। दिन को ये मंजर खूबसूरत होता था, लेकिन रात को खौफनाक। उस दरिया के पीछे एक गांव होता था और अगर आगे जाते तो रास्ते होते थे जो ऊपर पहाड़ तक जाते थे, और ये रास्ते जंगल में होते थे, जो काफी खौफनाक बात थी। अब मुझे सिगरेट पीने का बहुत शौक है। मेरा भांजा नहीं पीता, वो बस मेरे साथ चलता था। लेकिन उस दिन उसकी तबीयत खराब थी, सख्त सर्दी थी और चांद की रोशनी बहुत थी। हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी, तो मैं सिगरेट पीने के लिए दरिया पर हिम्मत करके अकेला चला गया। पहले तो मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे साथ कुछ होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना बुरा होगा। खैर, मैं बैठकर सिगरेट पीने लगा। इतने में मुझे उस खामोशी में पीछे से बच्चे के खेलने की आवाज आई, जैसे कोई इधर से उधर खेल रहा और उसके पांव से झाड़ियां टकरा रही हैं, और उन झाड़ियों की खसखस भी मुझे सुनाई देने लगी। और फिर उस बच्चे ने मुझे आवाज दी, वकार, हमारे साथ बैठ जाओ, हमारी अपनी महफिल है बच्चों की। मैंने ये सुना तो मैं खौफ में आ गया, क्योंकि गांव में रात के 11 बजे, कराची की रात 4 बजे होते हैं, वहां लिटरली कोई नहीं होता। तो मैंने खुद पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकी और बैठा रहा, जैसा मेरा बदन सुन हो गया था। कुछ देर बैठने के बाद मैं उठा, वहां से सीधा घर चला गया। अगले दिन मैंने ये बात अपने भांजे को बताई। वो मुझसे 6 महीने बड़ा है। तो मेरे भांजे ने मुझे कहा कि तेरा वहम होगा। इसने कहा कि आज रात को मैं जाऊंगा तेरे साथ। तो मैंने कहा कि ठीक है। अब रात होने में देर थी, हम दोनों गए, मस्जिद, नमाज पढ़ी और फिर वहां 11 बजे तक मैं और मेरा भांजा जावेद और इसके 2-3 दोस्त हम साथ में उस दरिया पर चले गए। हमने उनको कुछ नहीं बताया था अभी तक, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि उनके सामने सिगरेट पीऊं, तो मैंने नहीं पी। इतने में मेरी भांजे ने कहा कि चलो चलो चलते। अब मेरी बहुत बड़ी बुरी आदत है कि मैं किसी रात सिगरेट ना पीऊं तो मुझे मतली जैसी होती है। तो मैंने अपने भांजे को कहा कि तू घर चला जा, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। तो भांजे ने कहा कि ठीक है। तो वो अपने दोस्तों को छोड़ने चला गया। खैर, मेरे जहन में कल वाला कोई मंजर नहीं था, तो मैं आराम से बैठकर सिगरेट पीने लगा। इतने में मुझे बहुत भयानक खौफनाक आवाज आई, जो बहुत गहरी थी, और वैसे ही उन झाड़ियों के खिसखिसाने की आवाज, जैसे कोई उस जंगल से मेरे करीब आ रहा। मुझे गूज़बम्स आने लगे और इस चीज ने कहा कि उस दिन मेरे बच्चे ने तुम्हें खेलने के लिए बुलाया और तुमने सीधा नजरअंदाज कर दिया। मैंने जैसे ही ये सुना, मेरी रूह जैसे निकल गई। फिर उस चीज ने कहा, तुमने ये बात अपने भांजे को भी बता दी, अब मेरी तरफ देखो वरना अच्छा नहीं होगा। तो मैं सीधा उठकर वहां से भाग गया। मुझे नहीं पता उस दिन कैसे भागा, और मेरे पैरों पर मेरा कंट्रोल नहीं था। मैं सेकंड्स के हिसाब से घर गया। मैं घर पहुंचा तो भांजे ने मुझे इस हाल में देखा। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और देखा कि मुझे तेज बुखार हो रहा था और मेरी शक्ल नीली पड़ गई थी, आवाज निकल नहीं रही थी। तो भांजे ने लिटा दिया और पानी पिलाया, तो मैं कुछ देर बाद सो गया। फिर सुबह भांजे ने पूछा कि रात को क्या हुआ था, तो मैंने उसको सब कुछ बता दिया। तो वह हंसने लगा और कहा कि सब नॉर्मल है जहां तू जाकर बैठता है। तो भांजे ने कहा कि अब हम दोनों रात को जाएंगे वहां, और अगर आवाज आए तो इस चीज का सामना करेंगे, और अगर नहीं आए तो जहां से आवाज आ रही थी वहां जंगल के अंदर घुस जाएंगे तेरा खौफ भगाने के लिए। अब यह बहुत मुश्किल टास्क था और बहुत डरा देने वाला एहसास था। अब इस बात को ना मानना मेरी गैरत को गवारा नहीं कर रहा था। तो मेरा भांजा बहुत ज्यादा दिलेर है। तो उसने मुझे कहा, रात हुई, हमने इशा की नमाज पढ़ी और सीधा दरिया पर चले गए। मैंने सिगरेट निकाली और फिर इतने में पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। वो आवाज बहुत गहरी थी। मैंने भांजे को कहा कि शायद वो लोग आ गए। मेरे भांजे ने कहा कि चुप चुप, खामोश, कुछ मत बोलना, आगे देखो बस और अपनी सिगरेट के मजे लो। तो इतने में उस औरत ने पीछे से बोला कि मैंने सब कुछ तबाह कर लिया और तुम लोग मेरी मदद नहीं करते। तो मेरे भांजे ने तेज आवाज में साइड में देख कर कहा, हम लोगों को तंग मत करो, जो बहुत दिनों से तुम लोग कर रहे हो।
वो बस कराची से यहाँ कुछ दिन का मेहमान है, अपना खौफ इस पर डालना बंद करो। तो जैसे खामोशी हो गई, मैंने भांजे को कहा कि हमें चलना चाहिए। तो भांजे ने कहा कि नहीं, बैठे रहो, देखते हैं ये क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। तो इतने में पीछे से आवाज आई, वकार इधर आओ। वो आवाज उसी औरत की थी। भांजे ने भी सुनी वो आवाज और उसने कहा आ जाओ। मैंने भांजे को मना किया, पर भांजे ने कहा नहीं। तो हम उस जंगल में दाखिल हुए। अब मेरा पूरा बदन सुन था, जैसे वो सब मेरे आस पास थे। तो भांजा आगे देख रहा था। इतने में मैंने पीछे देखा और जहां हम बैठे थे वहां कोई 10 से 15 लोग थे जो मेरी तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे। उनकी शक्लें मेरी पूरी जिंदगी के लिए ट्रॉमा बन गई। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं भांजे को बहुत जोर से बोलना चाहता था, पर वो सुन नहीं रहा था। इतने में भांजे के पास भागता हुआ चला गया और इसे इशारे से कहा वो देख। जैसे ही उसने देखा वहां कोई नहीं था। मेरा यकीन करें, वहां वो सब लोग बैठे हुए थे जिनकी शक्लें बहुत खौफनाक थीं। सर्दी की रातें थी, खामोशी थी। तो दूर से आवाज आई कि वकार, जावेद, घर आ जाओ। खैर हम लोग वहां से निकले। जावेद ने मुझे हाथ दिया ताकि मुझे डर ना लगे। मैं घर गया, मैं सो गया। अगले दिन 15 दिन तक मुझे बुखार रहा। फिर बुखार भी ठीक हुआ और मैं वहां दोबारा कभी नहीं गया। फिर मेरे बुखार के ठीक होने के कुछ दिन बाद मैं वापस कराची आ गया। तो अदनान भाई, ये थी मेरी कहानी और वो शक्लें मेरी जिंदगी का ट्रॉमा बन गई। जब भी याद आता है तो खौफ आता है। मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद आती। कई दिनों से सोच रहा था ये वाकया आपको बताऊं, पर मुझे वक्त नहीं मिला था। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल को नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरी के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज।